हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका आपके चैनल में आपके क्लास में हार्दिक अभिनंदन है और आशा उम्मीद करते हैं कि आप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चलती होगी। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस ओवर करना पड़ा है मुझे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला चल रहा है, ये हिंदी वर्णमाला है और आप लोग सोचते होंगे वर्णमाला तो आप सिखा चुके हैं, तो आज मैं ये क्यों लाई हूँ। देखिए, वर्णमाला जो होती है ना, इससे आप जब आगे जाओगे क्लास में, ऊपर बढ़ते जाओगे और या फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम आप दोगे तो आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जो कि अगर हमें ज्ञान नहीं होगा वर्णमाला का, इनकी सारी हिस्ट्री का, सारी इसके बारे में, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज मैं वीडियो इस लेक्चर को लेके आई हूँ, ताकि आपको एक छोटे से छोटे क्वेश्चन का जानकारी हो, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताना चाहूँगी कि जो वॉइस ओवर करना पड़ रहा है उसका रीज़न है कि मैंने जो वीडियो बनाया था उसकी वॉइस पता नहीं क्यों बहुत कम आ रही है, तो इस वजह से मैंने इसको वॉइस ओवर कर दिया, ताकि जो भी हो आपके पास तक मेरी आवाज़ ठीक प्रकार से पहुँचे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, इसी आशा उम्मीद से कि आप हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे कि वॉइस ओवर मुझे क्यों करना पड़ रहा है। और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्णमाला हम सब जानते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। स्वर और व्यंजन से मिलकर बना होता है वर्णमाला, और आज हम इसके छोटे छोटे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं, क्या है ये वर्ण। वर्ण देखिए होता क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि बॉडी में हमारे सबसे छोटा क्या होता है, सेल होता है, ठीक है, कोशिका होती है, जिससे हमारी पूरे ऑर्गन्स बनते हैं। ओके, उसी तरह से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसी से हमारे शब्द बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, इसीलिए इसे वर्ण को छोटा सबसे कहा जाता है। अब देख लेते हैं आगे कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। तो 52 का मतलब 52। कितने वर्ण हैं? 52। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। देखिए, भाषा का वह रूप है, जो वर्ण है भाषा का वह रूप है जिसके माध्यम हम जान लेते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस तरह से माला पिरोते समय, माला बनाते समय हम क्या करते हैं, मोतियों को पिरोते हैं, तो क्या बन जाती है, हमारी माला बन जाती है। इस तरह से ये वर्ण की माला है, यानी वर्णों को जब हम पिरो देंगे साथ में तो उसको वर्णमाला बोलते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि वर्णमाला में क्या क्या आते हैं। वर्णमाला में जैसा कि हमने वर्ण देखा, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, स्वर। स्वर मतलब कि वोवेल। ओके, वोवेल क्या होता है, अ से अह तक होता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या होता है। क्या होता है, अ, आ, ई, ठीक है, अ, आ, ई, उ और री, ए, ओ, आओ। तो ये क्या हो गए फ्रेंड्स, ये हो गए स्वर। क्या हो गए, स्वर हो गए। और इनकी संख्या गिन लीजिए कितनी है, 11। ओके, 11 कितनी होती है, 11। देखिए, अब हम आगे इनके भेद करेंगे, इनके प्रकार बताएंगे कि स्वर हमको कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा है जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है, जिह्वा प्रयत्न का मतलब क्या हुआ, जिह्वा मतलब कि जीभ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, जीभ। जिस तरह से हम जीभ को जिस तरह से मोड़ते हैं, बोलते हैं, जीभ के जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो वो हो गया जिह्वा प्रयत्न। कि किस तरह से किस स्वर को हम बोल रहे हैं, उसी के आधार पे इसको हम बांटेंगे। ओके, क्या आपको समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, अग्रस्वर। क्या हो जाएगा, अग्रस्वर। अग्रस्वर में क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए अग्रस्वर बता देते हैं, फिर पश्च स्वर है, फिर मध्य स्वर है। ठीक है, अग्रस्वर जैसे हमारा जो टंग है, जो हमारे टंग का आगे वाला हिस्सा है, तो वो क्या एक्टिविटी करेगा, वो आगे पीछे घूमेगा, नीचे झुकेगा, हमारे जो टीथ हैं वो उसके पास छुएगा। पश्च स्वर क्या है, ठीक है, पीछे वाला सबसे भाग। और मध्य स्वर क्या है, बीच वाला भाग। अग्रस्वर में क्या आएगा, ई, ए, ये हो गए अग्रसर स्वर। ठीक है, जब इन्हें बोलेंगे तो आगे वाला हिस्सा मूव करेगा। और पश्च स्वर क्या है, जो सबसे पीछे वाला भाग है,
उसके उदाहरण क्या है? उ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, पिछला भाग हमारा मूव करेगा। अग्रस्वर में आगे वाला भाग, पश्च स्वर में पिछला वाला भाग, और उसमें उ, ऊ, ओ, औ आएगा। ठीक है, और मध्य स्वर में जैसा कि नाम है मध्य वाला भाग, ठीक है, जिसमें सिर्फ अ आता है। क्या आता है? अ। ये मध्य वाले भाग में मूवमेंट करेगा। तो हमने क्या देखा? स्वर देखा जिसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं, जो कि 11 हैं। फिर हमने देखा जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भेद, अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। ठीक है, इसमें आते हैं अग्रस्वर में ई, ए, ऐ, पश्च स्वर में उ, ओ, औ, नेक्स्ट मध्य स्वर में अ। ठीक है, तो ये हमने जाना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52, यानी 52। ओके, और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11, जैसा कि मैंने अभी बताया है। ठीक है, कितनी होती है? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। ओके, कितने होते हैं? 33, यानी 33। जिसमें आगे आप देखेंगे कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं, सभी को जानेंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए, हम सबको जानेंगे कि स्वर कौन से होते हैं, इनकी संख्या क्या है, व्यंजन क्या है, और कौन कौन से व्यंजन हैं। ओके, तो स्वर कितने? 11 हो गए। व्यंजन कितने होंगे? 33 हो गए। और आगे चलिए हम देखते हैं अब। तो पहला हमारा क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन। क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन, जिसकी संख्या है 4। कितनी संख्या है? 4। 4 में कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ, त्र, ज्ञ, श्र। ओके, छ ये छत्री वाला छ नहीं है, ये छ क्षत्रिय वाला छ। ओके, तो ये क्या चारों हो गए? संयुक्त व्यंजन हो गए। 4 होते हैं, जैसा मैंने बताया, छ, त्र, ज्ञ, श्र। श्रमिक वाला श्र, श्रीमान वाला श्र। इन चारों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है अयोगवाह। अयोगवाह, ये क्या था? संयुक्त व्यंजन था। अब क्या आ गया? अयोगवाह। तो इसमें क्या है? ये 2 होते हैं। ठीक है, और 2 होते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? अंक, अह। अंक, अह। देखिए ये स्वर में भी आते हैं। ठीक है, और द्विगुण। द्विगुण क्या होता है? 2 होते हैं। द्विगुण में 2 होते हैं, ड और ढ। ड और ढ। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। पहले हमने क्या देखा? संख्या देखा, स्वर देखा, व्यंजन देखा। फिर हमने क्या देखा? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, 4 होते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं, अंक, अह। फिर द्विगुण देखा हमने, 2 होते हैं, ड और ढ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं वर्णमाला में अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? स्वर। क्या पढ़ने वाले हैं? स्वर। स्वर के बारे में हमने भी पीछे देखा था, लेकिन उसके बारे में डेफिनेशन नहीं देखा था कि स्वर कहते किसको हैं। ओके, तो आप यहाँ देख लीजिए कि स्वर अर्थात वॉवेल किसको कहते हैं। देखिए, वे वर्ण स्वर, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, ठीक है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की, ठीक है, अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नहीं होती। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ओके, उन्हें क्या कहते हैं? वह क्या कहलाता है? वह स्वर कहलाता है।
वह स्वर कहलाता है। ओके, और इनकी संख्या कितनी होती है? 11। जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था, कितनी संख्या होती है? 11। चलिए आगे जान लेते हैं। हमने जाना स्वर के बारे में, अब हम जान लेंगे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। ठीक है, व्यंजन कॉन्सोनेंट, जिन वर्णों को बोलने के लिए क्या होता है, इसमें क्या था? आवश्यकता नहीं थी। और यहाँ क्या होगा? देखिए जल्दी से, यहाँ होगा कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता लेनी पड़ती है। किसकी आवश्यकता लेनी पड़ती है? स्वर की आवश्यकता लेनी पड़ती है। वहाँ नहीं लेनी पड़ती थी किसी अन्य वर्ण की, लेकिन यहाँ पे आपको स्वर की आवश्यकता लेनी पड़ेगी। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। इसकी संख्या होती है 33 यानी 33। जैसे मैंने बताया था ना, क्या स्वर क्या 11 हो गए और व्यंजन हो गए 33। जैसे मैंने बताया था। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं आगे कि अयोगवाह, अयोगवाह अनुस्वार, जैसे कि बिंदी ऊपर होती है ना, मैंने बताया ना बिंदी ऊपर लगी रहती है, जो डॉट लगा रहता है वो क्या होता है? अनुस्वार। अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग, विसर्ग है 2 बिंदी। ठीक है, विसर्ग क्या होता है? 2 बिंदी। ओके, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं अयोगवाह। ठीक है, क्योंकि, क्योंकि यह न तो स्वर के ठीक है, स्वर के अंतर्गत आते हैं ना, ये तो न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और न ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। अंक और अह ये 2 होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्णमाला को हम किस तरह से कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे मुख प्रयत्न, मुख आकृति के अनुसार स्वरों के भेद 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। मुख प्रयत्न, मुख आकृति मतलब कि आपका मुंह, जो मुंह होता है ना, लिप्स होते हैं, तो वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। ओके, उसके आधार पे आप 4 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला हो गया विवृत स्वर। ठीक है, विवृत स्वर। दूसरा हो गया अर्धविवृत स्वर। तीसरा हो गया संविवृत स्वर। ओके, संविवृत स्वर, अर्ध संविवृत स्वर, अर्ध संविवृत स्वर। देखिए विवृत स्वर जो होता है उसमें क्या होता है? स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, पूरा। ठीक है, जिस तरह से हम बोलते हैं आ, विवृत स्वर में मुख पूरा खुलता है। जैसे आ, एक ही है आ, बोलिए आ, तो इसमें क्या होगा? पूरा मुख खुलेगा। ओके, तो वो हो गया विवृत स्वर। नेक्स्ट है अर्धविवृत स्वर। ठीक है, जिस तरह से पता चल रहा है अर्ध, अर्ध माने आधा। ओके, तो विवृत में क्या था? पूरा मुख खुलना था, और अर्धविवृत में क्या होगा? आधा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है। ओके, कितना खुलता है? आधा खुलता है। उसमें पूरा खुलना था, इसमें आधा खुलेगा। जैसे कि अ ए ओ, अ ए ओ, इसमें मुंह पूरा नहीं खुलेगा, आधा खुलेगा। ओके, आ में पूरा खुलना था। नेक्स्ट हमारा संविवृत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है। ओके, क्या होता है? लगभग बंद रहता है। जैसे कि क्या क्या है? ई ऊ। देखिए पूरा मुंह खुलना है क्या? नहीं खुलना है, तो लगभग मान लीजिए बंद ही रहता है। तो ये क्या हो गया? संविवृत स्वर। इसमें क्या होता है? मुंह लगभग बंद रहता है। अर्धविवृत स्वर में क्या होता है? अर्ध संवृत स्वर में क्या होता है? चलिए देखते हैं। संवृत स्वर में लगभग बंद रहता है, और अर्ध संवृत जो आधा यानी कि इसमें कुछ मुंह खुला हुआ दिखेगा आपको। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, जैसे ए ओ, तो अर्ध संवृत स्वर समझ गए आप।
वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है। जैसा हमने देखा था संवृत स्वर में आधा मुंह मतलब मुंह लगभग बंद रहता था, यहाँ क्या है आधा मुंह खुला रहे, आधा मुंह खुला रहेगा, आधा मुंह बंद रहेगा। ए ओ। तो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं उच्चारण अवधि के आधार पर कि इसको कैसे हम बांट सकते हैं स्वरों को उच्चारण अवधि के आधार पर। अभी हमने देखा था मुख प्रयत्न के आधार पर, अब हम देखेंगे उच्चारण अवधि के आधार पर। पहला होगा ह्रस्व स्वर, उच्चारण में कम समय लगता है, यानी एक मात्रा। क्या होता है? कम समय लगता है। एक मात्रा वाले जो हमारे स्वर हैं क्या हो गए? ह्रस्व स्वर। अ ई, जैसे कि अ ई उ ऋषि री, तो ये क्या हो गए? ह्रस्व स्वर हो गए, ये एक मात्रा वाले। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर देखिए ह्रस्व स्वर क्या था? एक मात्रा वाले। दीर्घ स्वर दुगना समय लगता है, ठीक है, उसमें कम समय लगता था, उसका दुगना समय इसमें लगता है। इसमें दो मात्राएं होती है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। देखिए दो मात्रा वाले हैं ना, तो ये हो गए दीर्घ स्वर, यानी ये बड़ा हो गया, ह्रस्व हो गया छोटा और दीर्घ हो गया बड़ा। ओके, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ, तो ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। आगे बढ़े, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ये क्या होता है? पहली बार सुना है आपने। देखिए इसका प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है और संस्कृत में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और प्लुत का मतलब ही होता है उछलता हुआ। क्या होता है? उछला हुआ। इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय ये लेता है। दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है ना, ये उससे भी ज़्यादा समय लेता है। ओके, जैसे कि ओम, देर तक हम बोल रहे हैं, ठीक है, लड़के, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कोई कुछ होते हैं जिनको देर तक बोलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ हम देखने वाले हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। अभी हमें पीछे क्या क्या देखा? मुख प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण अवधि के स्थान पर आधार पर। अब हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर कि हम कैसे बांट सकते हैं स्वरों को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। पहला है हमारा अनुनासिक स्वर, उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कि किस तरह से हम उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला हो जाएगा हमारा अनुनासिक स्वर। क्या हो जाएगा? अनुनासिक स्वर। दूसरा निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर क्या होता है? इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती, यानी नाक से, नाक की जो नली होती है वहाँ से भी निकलती है मुख के साथ साथ, ठीक है। इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है। जैसे कि कहाँ, मैं, हैं, आँखें। क्या हो रहा है? नाक से निकल रही है आवाज़ ना, ऐसा लग रहा है नाक से भी बोल रहा है। तो ये क्या हो गया? अनुनासिक स्वर। ओके, समझ में आया आपको? कहाँ, मैं, हैं, आँखें, तो ये सब क्या हो गई? अनुनासिक स्वर हो गए। नेक्स्ट क्या है? निर्नुनासिक स्वर, ठीक है। वे हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। यहाँ क्या था? मुख और नासिका द्वार दोनों से निकल रही थी, और लेकिन निर्नुनासिक स्वर में सिर्फ केवल मुख से निकलेगी। ओके, जैसे कि अ आ उ ऊ, अ आ उ ऊ ए ऐ ओ औ, इसमें नाक का नहीं यूज हो रहा है। तो ये क्या होगा? निर्नुनासिक स्वर। एकदम आसान है। अनुनासिक स्वर जो नाक से और मुंह से दोनों निकले, और निर्नुनासिक स्वर जो कि केवल हमारे मुख से निकले, जिसके उदाहरण हैं अ आ उ ऊ ए ऐ ओ औ। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और ये क्लास कैसी लगी कमेंट जाके ज़रूर बताइएगा। और इसी आशा उम्मीद से फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।